हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे मैसेज में इनबॉक्स करें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। और आप लोगों का टाइम भी जो है वो लेक्चर का स्टार्ट हो चुका है। सब लोग प्लीज़ ऑनलाइन हो जाए ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है उसको मेक श्योर करूँ। अभी 7 स्टूडेंट्स जस्ट ऑनलाइन हैं। इफ़रा सबको बोलें कि अटेंडेंस जो है वो प्लीज़ उसको मेक श्योर करें। सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो कॉन्सेप्चुअल है और उस पर कॉन्सेप्ट के बगैर, आपकी कंसंट्रेशन के बगैर जो है वो काम। सब ऑनलाइन आ जाए, जो लोग नहीं है आप उनको भी मैसेज करें। अभी मुझे सिर्फ 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। हबीबा, इफ्रा, आबदा, अस्मा। आप बाकी लोगों को भी कहें कि वो लोग भी ऑनलाइन आए, क्योंकि इस लेक्चर आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करें आप लोग कि आप लोगों की प्रेजेंस जो है वो शो हो रही है। अगेन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे मैसेज में प्लीज अपना शो करें अपनी प्रेजेंस, ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं सेशन को प्लीज। अगेन इनबॉक्स मी इन मैसेज। सब लोग इनबॉक्स करें मुझे मैसेज में, ताकि मुझे पता चले। ओके, सिर्फ सादिया हैं, सहर हैं, इफ्रा आपने नहीं किया, बाकी लोग किधर हैं? सब लोग करें प्लीज, ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं। ओके, रोनाल्ड से कहें कि फौरन से करें, क्योंकि आज का मैंने आपको बताया है कि लेक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर कोई मिस करेगा या कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होएगा। सो प्लीज इसको थोड़ा सा आज आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आपको जो है वो इस पे करना पड़ेगा। आप लोग अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज इस टाइम के लिए थोड़ा सा छोड़ दें, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है।
ओके, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अब। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ रहे थे रिसर्च के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिसर्च प्रोसेस का जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें आपने मतलब बताना होता है, जिस क्वेश्चन पे आपने बात करनी होती है, जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी होती है, वो होता है आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस उर्फ आम में अगर देखा जाए कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है कि आपने किसी चीज को स्टडी करना है, और थीसिस मतलब कोई भी ऐसी सब्जेक्टिव थिंग, कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव मैटर कि जिसपे आपने चीजों को अंडर डिस्कशन लेके आना होता है, उसके ऊपर आपने अपनी कोई अजम्पशंस बनानी होती है। हाइपो मीन्स के कुछ प्री डिजाइंड अजम्पशंस होती हैं, और थीसिस मीन कि कोई ऐसी सब्जेक्टिव थिंग, ऑब्जेक्ट, टॉपिक जिसको आपने अपने अंदर डिस्कशन, अंडर डिस्कशन लेके आना होता है। तो रिसर्च जब भी हम शुरू करते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस होता है, हमारा एक खास किस्म का क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के ऊपर हमने बहस करनी होती है, उस क्वेश्चन के ऊपर हमने अपना डाटा गैदर करना होता है, और फिर उसको जनरलाइज करना होता है बाकी सारी चीजों के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी वाइटल स्टेप while we are conducting research is called hypothesis formulation। ठीक है, सब लोग मुझे फिर से इनबॉक्स करें कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही है, लेक्चर विजुअलाइज है। प्लीज इनबॉक्स मी पोस्ट बेसिक। ओके, सिर्फ मुझे सादिया ने अभी तक किया है, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज करें। इफ्रा, वेयर आर यू? प्लीज मेक श्योर योर प्रेजेंस। ओके, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या है। कहते हैं अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्चर। यानी किसी भी चीज की कोई प्रिडिक्शन, यानी हम जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, हम अंदाजा लगा रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, या हमारी कोई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, किसी उम्मीद की, किसी प्रिडिक्शन की, विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च, जिसको हमने रिसर्च करके प्रूव करना होता है। ठीक है, तो बिफोर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च हाइपोथेसिस, रीड अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू यू। अब मिसाल के तौर पे आपको यही नहीं पता कि आप रिसर्च किस पे करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हबीबा है, वो कहती है कि जी मैं विटामिन डी पे रिसर्च करना चाहती हूँ। सादिया है, वो कहती है नहीं जी मैं तो कैंसर पे रिसर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी इस तरह से रैंडमली उठ के ये नहीं कहना शुरू कर देंगे कि नहीं मतलब हम तो इस तरह से रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो बस हमने अपना हाइपोथेसिस बना लिया। भाई पहले आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन पता होना चाहिए, अपना टॉपिक पता होना चाहिए। टॉपिक पता होगा तो आप आगे रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस बनाओगे ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपके अपने इंटरेस्ट का आपको टॉपिक पता होना चाहिए, देन आप कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, फिर आप उसके बारे में चीजें ज्यूम करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बेसिकली हाइपोथेसिस एक मफरूजा होता है। जैसे मैथ में हम कहते हैं ना फर्ज किया, फर्ज किया, फर्ज किया के लिए हम डिजिट क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू होती है, इनपुट वैल्यू होती है, वो एक्स होती है। इसी तरह से रिसर्च में भी जो हम कहते हैं ना कि फर्ज किया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो आपका हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए पहले यार आपको टॉपिक का पता होना चाहिए ना, जो आपके अपने इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सपोजिशन भी है, सपोजिशन होती है, प्रिडिक्शन होती है, कुछ भी हो सकती है। वेल डन। The research question when stated as one sentence is your research hypothesis। मिसाल के तौर पे आबिदा कहती हैं कि विटामिन डी ना लेने से ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये एक उसने क्या बना लिया, एक अपना हाइपोथेसिस बना लिया। और उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आर्थराइटिस एंड विटामिन डी है, जो मैं अक्सर कहती होती हूँ। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, लंग कैंसर ही, टोबैको स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो उसका जो हाइपोथेसिस है वो क्या है? वो लंग कैंसर है और टोबैको उसकी कॉज है। तो आपको पहले अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उस पर कोई असम्पशन कर सकते हैं, फिर आप उस पर कोई मफरूजा बना सकते हैं। इफ्रा मुझे नजर नहीं आ रही है, वेयर आर यू इफ्रा? जरूरी क्यों है? When research is conducted, hypothesis is formulation is one of the most preliminary step। प्रीलिमिनरी स्टेप क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्टेप क्या ये होता है कि वेरी बेसिक स्टेप। ठीक है, आपने बहुत ही बेसिक किस्म का स्टेप बनाना होता है जब आपने रिसर्च को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ना मार्केट में इस वक्त जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, आर्थराइटिस क्यों हो रहा है,
ठीक है, आर्थराइटिस मार्केट के अंदर एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है। अब आप उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। अब कुछ ना कुछ तो क्यूरोसिटी होती है ना, कुछ ना कुछ तो हैरानगी होती है, कोई पैशन होता है कि यार हम ये मार्केट में ऐसा हो रहा है। लाइक आजकल कोरोना आया हुआ है, आप लोग सर्च करते हो, डिफरेंट इंजन से सर्च करते हो कि वाई कोरोना, हाउ कोरोना, व्हेन कोरोना, ठीक है। क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है रिसर्चर के अंदर कि ऐसा क्यों है। तो एक कहता है अ जेन्युइन रिसर्चर इज विद वेल कल्टीवेटेड क्यूरोसिटी। जब तक आपके अंदर क्यूरोसिटी का एलिमेंट नहीं होगा तब आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। क्यूरोसिटी क्या होती है, यानी कि आपके अंदर लगन, ठीक है, वो हिडन छुपी हुई चीज के बारे में जानने की एक कह लें कि एक आपको थर्स्ट, क्यूरोसिटी। वैसे ही ह्यूमन नेचर जो है ना वो खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। ह्यूमन ऑलवेज ये जानने की कोशिश करता है कि हमिंग में जो हो रहा है उसके बारे में, ऑलवेज वो क्यूरियस रहता है, चीजों को वो डिगिंग करता रहता है। लेकिन एक जो जेन्युइन रिसर्चर होता है ना, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक वो कल्टीवेटेड, उसके अंदर क्यूरोसिटी नहीं होगी, अंदर क्यूरियस नहीं होगा, वो नहीं रिसर्च कर सकता। ओके, रिसर्चर कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन सेल्फ ऑन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। अब रिसर्चर पहले से बनी हुई जो थ्योरी होता है उसको सामने रखता है, और फिर जो खुद ऑब्जर्व करता है ना अपनी 5 सेंसेस से, अपने कानों से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने नाक से, मुंह से, इस सारी ऑब्जर्वेशन को भी वो रिकॉर्ड करता है। अनबायस्ड सर्चिंग फॉर एन आंसर विद अटमोस्ट पेशेंस, ठीक है। एक तो ये है कि रिसर्चर को बड़ा सब्र वाला होना चाहिए। हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं, बस नहीं हो रहा, नहीं डाटा मिल रहा, नहीं फर्दर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही तो बस ठीक है। या अगर ऐसा नहीं है तो हम बाइस्ड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादातर जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग जो है वो पठान है और वो अपनी फीमेल्स को एक्सपोज नहीं होने देते सनलाइट से। हमारे यहाँ पंजाब में भी है, लेकिन वहां ज्यादा इसलिए कि वहां वो एक्सपोज नहीं होने देते। अब जब एक्सपोज नहीं होने देते तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादा और आर्थराइटिस ज्यादा होता है, तो हम बाइस्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं क्या यार, पंजाब से भी डाटा लेना, सिंध से भी डाटा लेना, इट्स बेटर कि आप उधर से डाटा ले लो जाके, तो हम बाइस्ड हो गए। नो, अनबाइस्ड सर्चिंग, बाइस नहीं होना चाहिए। बाइस मतलब फेवरेटिज्म, आप उसी साइड का होके रह जाते हो। अनबाइस्ड सर्चिंग फॉर एन आंसर विद अटमोस्ट पेशेंस, सबर के साथ आपको उस सारे डेटा को हर प्रोविंस से इकट्ठा करना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, वहां पे सर से पांव तक अपनी खवातीन को ढांप के रखते हैं तो वहीं से हम डाटा ले लें। नो वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेंस एंड परसिस्टेंस टिल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। प्रिजर्वेंस होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, तसलसल नहीं टूटना चाहिए अनटिल जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते एज ए रिसर्चर। कुक्ड नहीं होना चाहिए, अनबाइस्ड
जी अब आ रही है अब आवाज़ आप लोगों को? मेरा ख्याल अब आ रही है आपको आवाज़। वीडियो भी यहाँ से ऑन है और वॉइस भी ऑन है। आप थोड़ा रिफ्रेश करें, थोड़ा रिफ्रेश करें आप अपने इंटरनेट को, आ जाती है आवाज़ आप। ओके ठीक है, कहता है कि ओके आ रही है। आप जिन लोगों को नहीं आ रही वो मुझे इनबॉक्स करें कि अब आ रही है उनको। ओके वेल डन, सब कर दें। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेट करें, ये डिफिकल्ट लेक्चर है। टेक अवेज क्या क्या हो सकते हैं, अब क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स, ओके वेल डन, रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। जब हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हैं कि यार कौन सी प्रॉब्लम है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आजकल के दौर में आपने देखा कि कोरोना है, या इवन अगर आप आर्थराइटिस की भी बात करते हैं तो आर्थराइटिस से भी जितनी रिसर्चेज हुई होंगी, कुछ ना कुछ पिछला जो गया हुआ रिसर्चर है वो अपनी बात में गैप रख के जाता है, वो बता के जाता है कि आगे आने वाला रिसर्चर जो है वो इस पे बात करे। इसको कहते हैं गैप्स। गैप्स होते हैं हर रिसर्च के अंदर। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। हाइपोथेसिस जो कि हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन फिर हम बनाते हैं, एक मफरूजा बनाने के बाद फिर हम उस पर एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। फिर पूरा एक रिसर्च का प्रोटोकॉल होता है जिसको कि हमने आगे डिस्कस करना होता है, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं, वो रिसर्च प्रोटोकॉल के स्टेप्स भी आगे आएंगे। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मैं बता दूंगी कि वो कैसे होती है। ये देखें प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इस ग्राफ को जरा आप गौर से देखें, सबसे ऊपर जो लिखा है वो है सोर्सेस ऑफ रिसर्च इश्यूज। रिसर्च इश्यूज देखने होते हैं कि हमने क्या क्या किस किस किस्म के इश्यूज मार्केट में अवेलेबल है। उसमें एक तरफ थ्योरी है, एक तरफ आपके पास ऑब्जर्वेशन है। थ्योरी जो होती है वो ऑलवेज डिडक्टिव होती है और जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इंडक्टिव होती है। यानी डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच याद रखें हमेशा जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। theory beta we need research question. Until we don't have a research question we don't produce research. We cannot do research. हम research कर ही नहीं सकते जब किसी किस्म का कोई हमारा सवाल ही नहीं होगा, मार्केट में किसी भी डिजीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो हम रिसर्च क्या करेंगे। पहले तो हमने अपने इंटरेस्ट का टॉपिक पिक करना है, फिर उस इंटरेस्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उससे रिलेटेड उसके किसी एक इश्यू पे बात करनी है, किसी एक एस्पेक्ट पे बात करनी है, ठीक है। अब आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड उस डिजीज से रिलेटेड जो है वो जो हमने बात उससे रिलेटेड जो हमने बात करनी है वो एक ब्रॉडर टर्म है, और ब्रॉडर टर्म से जब हम नैरो टर्म के ऊपर आते हैं तो फिर हम लोग ये बात करते हैं। ओके इसमें सबसे पहले मैंने बात की थी कि थेरी हमेशा जो होती है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन होती है जो कि इंडक्टिव होती है वो स्पेसिफिक टू जर्नल होते हैं। यानी कि आप किसी एक खास चीज को, स्पेसिफिक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, फिर उसको जनरलाइज कर देते हो, वो इंडक्टिव में आ जाता है। डिडक्टिव जो होती है वो आपकी जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। सोर्स ऑफ रिसर्च इशू के बाद आप नेक्स्ट जाते हो रिसर्च पर्पस, ठीक है। रिसर्च पर्पस के बाद आप क्या होता है पर्पस, क्यों करना चाहते हो, कोई अंदर एंजाइटी होती है, कोई क्यूरोसिटी होती है, कोई कॉन्क्रीट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई सोशल इश्यूज होते हैं, या कोई आपने मॉडल बिल्ड करना होता है। ये सारी की सारी पीछे जो होते हैं वो पर्पस होते हैं रिसर्च के। अब ये देखें थ्योरी में, थ्योरी के बाद हाइपोथेसिस आता है, हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन आती है, और ऑब्जर्वेशन के बाद कंफर्मेशन आती है। यानी जब हम बात करते हैं फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, एक चीज जर्नल बनी है, थ्योरी इज जर्नल ना। आप किसी भी थ्योरी को उस खास किस्म की जब कॉन्सेप्ट पे आपने अप्लाई करना है तो किसी भी थ्योरी को उठा के लगा सकते हो ना। जैसे मैस्लो हिराकी है, मैस्लो की थ्योरी है बेसिक नीड्स पे जब भी आप बेसिक नीड पे बात करते हो आप मैस्लो की थ्योरी लगा देते हो। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो जो है वो जर्नल है। अब जब आपने अपने से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना तो आप हाइपोथेसिस बनाते हो, अपना क्वेश्चन बनाते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को और फिर कंफर्म करते हो।
ठीक है। अगर आप जाते हो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल तो पहले आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप पैटर्न देखते हो, फिर हाइपोथेसिस बनाते हो और फिर थ्योरी बनाते हो। आपने बस इस पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि थ्योरी जो होती है वो डिडक्टिव होती है और ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इंडक्टिव होती है। नेक्स्ट स्टेप रिसर्च का, रिसर्च इशू है, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रोटोकॉल आ जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इस फेज के ऊपर फॉल करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, और आगे टाइटल ऑफ रिसर्च आ जाता है। आपने इस टेबल को एज इट इज याद करना है, लेकिन इसमें जो भी मोटी मोटी चीजें हैं, जो कि हाईलाइटेड चीजें, आपने उनको देखना है, बारीक बारीक चीजों को नहीं देखना। जैसे ये डिडक्टिव अप्रोच में क्या हो रहा है, इंडक्टिव में क्या हो रहा है, ये आपके काम की चीज नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि थ्योरी डिडक्टिव होती है और ऑब्जर्वेशन इंडक्टिव होती है, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे है जी रिसर्च इशू। रिसर्च इशू क्या होता है? रिसर्च इशू है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। यानी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, जो हमने मार्केट में डिस्कस करना है। हाइपोथेसिस एंड रिसर्च प्रोटोकॉल। अब ये आप ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास ऊपर से क्या है, ऊपर से वाइडर है। ऊपर से वाइडर होता 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 ये नैरो हो जाता है, नैरो होने के बाद फिर ये सारा का सारा वाइडर हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देखें, कहते हैं लाइक आर ग्लास नैरोइंग फ्रॉम रिसर्च इशू टू हाइपोथेसिस। यानी आपने जब कोई भी काम स्टार्ट किया, कोई भी रिसर्च स्टार्ट की, तो उसका आपने एक ब्रॉडर टर्म लिया, एक खुला हिस्सा लिया, मतलब आप चले जर्नल से, फिर आप स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। फिर आप स्पेसिफिक हो गए, और स्पेसिफिक होने के बाद फिर आपने क्या कर दिया, उसको ब्रॉडर कर दिया। यानी कि आपने आर्थराइटिस पे जब बात की, तो आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपने आर्थराइटिस और विटामिन डी का एसोसिएशन बना ली, वो नैरो हो गया। और फिर आपने इस विटामिन डी और आर्थराइटिस की एसोसिएशन को अपनी पब्लिक के ऊपर, अपने सैंपल के ऊपर जब अप्लाई कर दिया, तो वो सारा का सारा आपका क्या होगा, फिर से जर्नलाइजेबिलिटी होगी। जस्ट लाइक ये आर ग्लास की तरह कि आपने टॉपिक ब्रॉडर लिया, ब्रॉडर को नैरो करते 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 आपने अपने सैंपल के ऊपर इसको फिर से दोबारा से ब्रॉडर कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम इज ए अनअर्थिंग सिचुएशन इवेंट हैपनिंग नीड्स अ सॉल्यूशन एंड फॉर विच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट। अनअर्थिंग सिचुएशन है, यानी ऐसी सिचुएशन है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। अनअर्थिंग होता है डिगिंग करना, खुदाई करते रहना करते रहना करते रहना, जब तक कि आपको उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो विच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट, जब तक आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं मिल जाते। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज ए इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड विच आल्सो प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट फॉर रिसर्च, ठीक है। हाइपोथेसिस इज ए स्केप्टिकल assumptions अबाउट द डिजायर रिजल्ट। स्केप्टिकल होता है कि जिसको आप इजीली कन्विंस नहीं कर सकते, कोई ऐसा मसला जिसको आप इजीली जो है वो अपना आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू नीड अ सर्च, यू हैव टू नीड अ डिगिंग, यू हैव टू नीड अ डेप्थ रिसर्च, ठीक है। तो एक ऐसी assumption, एक ऐसा मफरूजा जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, डिटेल्स में जाना पड़ता है, वो मफरूजा आपका डिजायर रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस इज स्केप्टिकल assumptions, assumption है ना, अज्यूम करते हैं आप चीजों को, अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए। रिसर्च प्रोटोकॉल इज डिटेल्ड एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट रिसर्च प्लानिंग, ठीक है। अब जो आपकी रिसर्च प्रोटोकॉल होता है वो एक डिटेल्ड एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट रिसर्च प्लानिंग। यानी प्रोटोकॉल कहते हैं ना खास, फॉर एग्जांपल आपने एसएनसी में एडमिशन लेना है तो एसएनसी में एडमिशन लेने का एक खास प्रोटोकॉल है कि आप फॉर्म सबमिट करवाते हो, आप अपना मेरिट बनाते हो, आप फी देते हो, आपको प्रॉपर कॉल आती है इंटरव्यू की, उसके बाद फिर आपकी क्लासेस के टाइम होता है कि किस टाइम पे आपने ज्वाइनिंग देनी है, ठीक है। और फिर एट द एंड आपकी क्लासेस कब होनी है और एग्जाम कब होने हैं। तो इसी तरह से रिसर्च का भी एक प्रोटोकॉल है, पूरा तरीकेकार है कि आपने पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है, तीसरा क्या लेना है, डाटा कलेक्शन कब करनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एवेल्युएशन कब करनी है, ये सारा का सारा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो वो कहता है ये पूरी की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन और प्लानिंग होती है। आगे स्टेप्स टुवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है। सबसे पहले है रिसर्च इशू। रिसर्च इशू क्या है? फॉर एग्जाम्पल आस्क एज मैनी एज WH क्वेश्चन एज पॉसिबल टुवर्ड्स रिसर्च प्रॉब्लम या इशू। WH कहते हैं ऐसे सवाल जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, जो व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, जो WH से शुरू हो रहे होते हैं।
तो रिसर्च इशू जब भी आपने अपना बताना है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखने हैं जो कि WH से शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन। फिर आप सारी की सारी जो पॉसिबल लिस्ट होती हैं रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप लिस्ट बना लेते हैं। फिर आप उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, जो सेम इश्यूज हैं उनको एक टेबल में डाल लेते हैं, जो दूसरे सेम इश्यूज हैं उनको बाकी टेबल्स में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, यानी कि आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको सबसे ज्यादा टॉप पे रख लेते हैं। कहता है प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन, जजिंग नीड ऑफ अटेंशन। ठीक है, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और जिस चीज की हमें नीड ऑफ अटेंशन है, जिस चीज का हमें लगता है कि ये इस पे हमें पहले बात करनी चाहिए, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और प्रायोरिटाइज रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से जब हमें रिसर्च इशू पता चल गया, रिसर्च प्रॉब्लम भी हमने इसी तरह से डिस्कस करनी है कि जो हमारी प्रायोरिटी पे सवाल है उसी को हमने प्रायोरिटी पे रिसर्च प्रॉब्लम में कैटेगराइज कर देना है। ठीक है, एविडेंस अगेंस्ट क्वेश्चन कैन बी लोकेटेड। एविडेंस हमने देखना है, उस सवाल से रिलेटेड सबूत देखना है। इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट चीजों को एक जगह पे लेके आना है। क्वेश्चन इज मैनेजेबल, क्वेश्चन आपका मैनेजेबल है भी या नहीं है। लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कोई नई चीज इस क्वेश्चन जो आपने बनाया इससे पता चल रही है या पहले से रेपिटेशन ही हो रही है, पहले से कोई रिपीट ही चीजें हो रही हैं। ओके, हाइपोथेसिस। अब स्टेप आ गया, सबसे पहले हमने रिसर्च इशू बता दिया। ठीक है, इशू के बाद जो है वो आपने उसको प्रॉब्लम बता दिया। हाँ जी, आप इधर ये आगे टेबल आ रहा है, आपको फर्दर इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। रिसर्च इशू बेसिकली कह लें कि एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है। ब्रॉडर अम्ब्रेला में से जब हमने जैसे समंदर में से थोड़ा सा पानी ले लिया, समंदर ऐसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसमें से हमने एक पानी का एक कप निकाल लिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन रिसर्च इशू इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आगे टेबल में भी आपको फर्दर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाता है हाइपोथेसिस। आंसर द रिसर्च क्वेश्चन टू गेट अ स्टेटमेंट हाइपोथेसिस। फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमने कहा कि जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम आई है और फिर इस प्रॉब्लम से हमने क्वेश्चन रेज किया है, उस क्वेश्चन से हमने मफरूजा क्या सेट किया है, उससे हमने अपना हाइपोथेसिस क्या बनाया है, करना क्या चाह रहे हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, कैसा होना चाहिए। अब आप लोगों को मैंने एक रिसर्च करने के लिए दे दिया, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए जो मैं कहूंगी कि ये वाकई रिसर्च क्वेश्चन अच्छा है। ओके, देख लेते हैं। क्वेश्चन शुड नॉट हैव यस और नो आंसर। क्वेश्चन आपका इतना ज्यादा नैरो एंडेड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपका इतना ज्यादा कह ले कि तंग नजरी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ यस और नो में वो आपको आंसर दे रहा हो। रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड फोकस्ड। क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। वेरी नैरो एंड वेरी ब्रॉड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टफ टू रिसर्च। या तो बहुत डेप्थ में आप कोई रिसर्च क्वेश्चन बना लेंगे या बहुत सुपरफिशियल बना लेंगे, दोनों आपके काम के नहीं है। यू हैव टू बी कंसाइज, यू हैव टू बी क्लियर। ओके, क्वेश्चन इज नॉट ओवर सिंप्लीफाइड। वही बात आ जाती है कि या तो बहुत ही सिंप्लिसिटी में नहीं आपने आना, या बहुत ही आपने डेप्थ में और ओपन एंडेड वे से नहीं बात करनी है। आपने मॉडरेट रहना है, आपने एवरेज वे में रह के बात करनी है। रिसर्च क्वेश्चन इज ऑलवेज ओपन एंडेड एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ले जी, उसने आपको क्वालिटी भी बता दी कि कितना आपने उसको, किस तरह से आपने उसको करना है। कि कहता है कि ऑलवेज ओपन एंडेड होना चाहिए, यानी बात हो लेकिन लिटिल बिट डिटेल के अंदर हो, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट बात करनी है। ओके, केस स्टडी एक उसने बताई हुई है, रिसर्च इशू है। रिसर्च इशू ये है, आपने इसको खुद रीड करना है इस लेक्चर को। वैसे मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। इसमें ये है, वो कहते हैं कि इंडिया में उन्होंने एक रिसर्च किया और एक इशू है कि फीमेल्स जो होती हैं वो हर जगह बड़ी आगे आगे होती हैं। एकेडमिक्स देखें, बिजनेस देखें, इकोनॉमिक सेक्टर देखें, हर जगह पे फीमेल जो है वो मेरिट रखती हैं, हाई मेरिट रखती हैं कंपैरेटिवली मेल। ठीक है,
पढ़ाई में मेरिट बना आ जाती हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत इनका नाम होता है, आगे आगे होती हैं, हर प्रोफेशन में ओवरऑल आपने देखा है कि लड़कियां ज्यादा आगे होती हैं, ठीक है। तो ये एक रिसर्च इशू है, इस पे वो बात करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन एक ब्रॉडर आपके पास आ गई ना, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला आ गई कि फीमेल्स जो होती हैं वो हर जगह पे बहुत ज्यादा आगे आगे होती हैं मेल के मुकाबले में। ये एक रिसर्च इशू है मेरे पास। रिसर्च क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, नंबर 1, female are more intelligent than men since in majority of the merit list top ranks are features by female। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर जितने भी रैंक्स है उसमें फीमेल ही आगे आ रही है। नंबर 2, the IQ of the female and the few god gifted characteristics। एक तो ये कि फीमेल का कहा जाता है आईक्यू ज्यादा अच्छा होता है और अल्लाह ताला की तरफ से कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें उनके अंदर होती हैं, कुछ इस किस्म के ट्रेड्स होते हैं, कुछ इस किस्म के रीजन होती हैं कि जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली मैन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इशू अब देखें, थोड़ा सिनेरियो को समझने की कोशिश करें कि रिसर्च इशूज ने क्या बताया कि इंडिया में खवातीन का रेट, सक्सेस रेट हर फील्ड में बहुत ज्यादा है। ये एक इशू है, ये एक रिसर्च इशू है। क्वेश्चन अब वो ये बना रहा है, फीमेल मोर एम्बिशियस देन मेन एंड रेडी टू टेक अप एनी जॉब यूजुअली मेन वर डूइंग प्रीवियसली। ठीक है, फीमेल उस किस्म की जॉब भी कर लेती है जो कि प्रीवियसली जो मैन है वो उस किस्म की जॉब ना भी कर रहे हो और बड़े अच्छे तरीके से कन्फ्रंटेशंस को फेस कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं कंपैरेटिवली, जिसमें मैन नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके डिफरेंट रीजन हो सकती है। शॉर्ट टेम्परामेंट होता है, मेल जो होते हैं जल्दी लड़ पड़ते हैं, एग्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, फीमेल के अंदर पेशेंस है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप साइड पे जाके जो है वो चीजों को हैंडल कर लेती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नंबर 5, मैन एंड फीमेल इक्वली हाउस्ड with similar kind of employability skills and traits which make them competitive। ठीक है, ये भी एक हो सकता है। अब स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अब एक ब्रॉडर टर्म आ गई रिसर्च इशू। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करें। फिर आ गया क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना दी कि गॉड गिफ्टेड है, इंटेलिजेंस रेट ज्यादा है, आईक्यू ज्यादा है। ठीक है, खास किस्म की सिचुएशन के अंदर वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेती हैं कंपैरेटिवली, जिसमें मेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या आ गई, फीमेल आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन सिंस इन मेजॉरिटी ऑफ द मेरिट लिस्ट टॉप रैंक्स आर फीचर बाय फीमेल। सिंपल, ये आ गई आपकी रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, वो कहता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली ब्रॉड इन नेचर since it does not talk about female and men of which age, ठीक है, which class। Besides this, the statement does not reveal how intelligence is going to be measured। ब्रॉडर वे में वो बात कर रहा है कि किस एज ग्रुप की खवातीन ज्यादा इंटेलिजेंट है, किस ग्रुप की ज्यादा है। ठीक है, 40 से ऊपर जिनकी एज है वो ज्यादा खवातीन ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लोअर मिडिल क्लास की खवातीन ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, अपर मिडिल क्लास की होती है। मतलब इसकी आगे फर्दर नैरो डाउन करने की जरूरत है। जैसे आपको मैंने आर ग्लास दिखाया था ना कि आर ग्लास स्टार्ट होता था रिसर्च इशू से, एक ब्रॉडर टर्म से, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे करके नैरो होना है। ठीक है, मोर स्पेसिफिक होना है, फिर स्पेसिफिक होने के बाद आपने अपनी सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर जब अप्लाई करना है तो उसने फर्दर फिर से ब्रॉडर हो जाना है। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। आगे आ जाता है रिवाइज्ड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से एक और सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। वो कहता है कि एक एमबीए की क्लास है, शिवाजी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर फाइनल जो एग्जाम्स हैं उसमें फीमेल के जो मेरिट्स हैं या फीमेल के जो स्कोर्स हैं वो ज्यादा थे कंपैरेटिव मैन के। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। द स्टेटेड रिवाइज स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक इनफ एंड डज नॉट लीव एनी एम्बिग्युइटी। रिसर्च क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टेस्टिंग इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ स्कोर्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड, दैट्स व्हाई एमबीए एग्जामिनेशन, ये एग्जाम किया गया कंडक्टेड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी। स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल वुड बी कंपेयर्ड टू अराइव एट रिजल्ट्स। वही बात आ गई, उसने इसी तरह का सिनेरियो फिर डाल दिया। अब हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, हाइपोथेसिस में उसने कहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन एमबीए एग्जामिनेशन।
ठीक है, तो द आइडियल रिसर्च क्वेश्चन इज वन विच डिफाइंस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. अनबाइस्ड आंसर टू द सेम रिसर्च क्वेश्चन रिवील्स नल हाइपोथेसिस. ठीक है, तो वो ये कहता है, अब टाइटल भी पढ़ लेते हैं एक दफा, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ. जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स इन शिवाजी यूनिवर्सिटी. अब जेंडर बेस्ड बात हो रही है, आया मेल और फीमेल दोनों की इंटेलिजेंसी को कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं. एमबीए क्लास के दोनों स्टूडेंट्स हैं, शिवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जब उनके एनुअल स्कोर्स आए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उससे पता चला है कि दोनों की असेसमेंट करने से कि उन दोनों का इंटेलिजेंस लेवल दोनों का किस जेंडर में ज्यादा है. तो टाइटल बना दिया हमने. आगे स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. Selecting the most recent and appropriate problem for the research out of the research issues. Statement of research problem should be geographical context. जिस जियोग्राफिक एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखना है. ठीक है, ये नहीं है कि आप एशिया में रहे हैं और बात आप किसकी कर रहे हैं, आप अंटार्कटिका की कर रहे हैं या अफ्रीका की बात कर रहे हैं. नहीं, आपने अपना जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जो आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम बनाना है, वो आपने अपने जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बनाना है. ठीक है, हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज की फीमेल के अंदर विटामिन डी प्रॉब्लम ना हो, या उस लेवल का ना हो जिस लेवल का एशियन कंट्रीज की फीमेल के अंदर है. क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट एक्सपोजर हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं, वहां पे ज्यादा अच्छा है. या वहां की फीमेल्स जो होती हैं वो मतलब कि शॉर्ट स्लीव्स पहनना पसंद करती हैं, वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा कवर करके नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से उनको सनलाइट ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है, तो वहां पे विटामिन डी और आर्थराइटिस होने के चांसेस कोई और हो. ठीक है, या कम रेट हो. सो देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट. सो योर रिसर्च प्रॉब्लम इज शुड बी अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट. फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, पीछे हिस्ट्री में क्या हुआ है. मैं अगर पाकिस्तान के अंदर बात कर रही हूँ, तो मैं अगर लास्ट 5 ईयर की स्टडी करती हूँ कि लास्ट 5 ईयर की स्टडी में आर्थराइटिस की क्या वजूहत थी, तो मैंने अपना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी देखना है, फिर अपना बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट भी देखना है. ठीक है, कि मैं किस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, कौन सी फीमेल है, मीनोपॉजल फीमेल है या फिर मैंने अपना कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट भी देखना है. ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि मैं किस डिजीज के बारे में बात कर रही हूँ. ये नहीं है कि बात मैं आर्थराइटिस की कर रही हूँ और आर्थराइटिस पे बात करते करते मैं कैसे निकल गई हूँ, या आर्थराइटिस पे बात करते करते मैं उस पे लंग्स की किसी डिजीज के ऊपर निकल गई हूँ. ठीक है, तो वी शुड बी फोकस्ड एंड कंसाइज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक while performing or while making your research problem or research question. एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट. एनालिसिस पावर होनी चाहिए आप जो भी रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो, जो भी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बनाते हो. एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द बॉडी. अब आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके टाइटल के अंदर शो होगा. जो भी आपका स्टडी टाइटल होगा उसके अंदर आपका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट शो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एनालिटिकल स्टडी ऑन एफिकेसी ऑफ द मैनेजमेंट एजुकेशन towards entrepreneurship among the management students in शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर. ठीक है, ये उन्होंने अपने से एक टॉपिक बता दिया कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के अंदर मैनेजमेंट एजुकेशन हमने देनी है, तो वो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बच्चों के अंदर किस तरह से होगी, ये उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक बना दिया. मैं अगर बनाऊं तो मैं कहूँ कि एसएनसी की पोस्ट बेसिक की क्लास के अंदर एसएनसी की पोस्ट बेसिक की क्लास के अंदर जो है वो मैं चेक करना चाह रही हूँ, आर्थराइटिस लेवल चेक करना चाह रही हूँ वहां की फीमेल के अंदर इन लाहौर पाकिस्तान. ठीक है, तो ये इस तरह से होगा. जैसे कि मैंने आपको बताया है, ओके ओके, क्वेश्चन इज नैरोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम.
ओके, क्वेश्चन इज नैरोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, कहते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं नैरो डाउन करने में रिसर्च प्रॉब्लम को। मिसाल के तौर पे स्टेज 1 के अंदर क्या है, लीडरशिप है। मिसाल के तौर पे आपने एक टॉपिक ले लिया ना, जैसे कि आर्थराइटिस है, तो ये क्या है, वेरी वैग्यू, यानी कि बहुत अजीब सा है, बहुत सिंपल है। आगे थोड़ा सा चलते हैं स्टेज 2 के ऊपर, इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। ठीक है, यानी कि लीडरशिप की बात तो की है, लेकिन उसने साथ में उस लीडरशिप की टाइप का नाम भी बता दिया है। तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं स्टेज 1 में कहती हूँ आर्थराइटिस, तो ये बड़ा ही सिंपल है, वेरी वैग्यू है। अगर मैं स्टेज 2 पे बात करती हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्सेप्चुअल चली जाती हूँ, कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट में चली जाती हूँ। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है, इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप इन इंडिया। इसी तरह से अगर मैं क्या करती हूँ, मैं बात करती हूँ आर्थराइटिस इन पाकिस्तान, मैं मजीद जियोग्राफिकल एरिया पे चली गई। ठीक है, उसके बाद स्टेज 4 में क्या है, विमेन इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप इन इंडिया इन पोस्ट लिबरलाइजेशन। इसी तरह से अगर मैं स्टेज 4 पे बात करती हूँ कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन पाकिस्तान, वुमेन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, तो मजीद हिस्टोरिकल मैंने बात कर ली। स्टेज 5 में क्या है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द वुमेन इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप इन इंडिया एंड पोस्ट। ठीक है, अगर यही बात मैं एनालिसिस की बात कर लूँ, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द वुमेन्स इन विटामिन डी डेफिशिएंसी ड्यू टू आर्थराइटिस इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये एनालिटिकल कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, एनालिसिस पे बात चली गई ना, हम एनालिसिस करना शुरू हो गए, जियोग्राफिकल हुआ, कॉन्सेप्चुअल हुआ, हिस्टोरिकल हुआ, देन एनालिटिकल हो गया। ये सारी की सारी स्टेजेस हैं, ये एज आपने याद करनी है। ओके, आबिदा का क्वेश्चन था रिसर्च इशू एंड रिसर्च प्रॉब्लम। आबिदा, ये आपका वो टेबल आ गया जो आप मुझसे पूछ रही थी। बाकी लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं आप लोगों की जो है ना वो एब्सेंट मार्क कर रही हूँ पोस्ट बेसिक, क्योंकि आबिदा के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, बाकी सबको समझ आ रही है। इट मीन्स आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी इस तरह से आप लोगों की, मुझे सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनकी चाहिए, और अभी भी जस्ट 7 स्टूडेंट है, मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहिए। ओके, रिसर्च इश्यूज। रिसर्च इश्यूज नंबर 1 पॉइंट है डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द प्रॉब्लम एरिया फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक बिगर प्रॉब्लम एरिया है आपके पास, एक बिगर रिसर्च इशू है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आर्थराइटिस। ठीक है, एक रिसर्च इशू है। ठीक है, इट इज प्रॉब्लम इन इट्स सेल्फ, यानी कि इन इट्स सेल्फ रिसर्च इशू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी रिसर्च इशू आप कह लें कि एक समंदर है, मिसाल है, उसमें से एक कप पानी का मैंने निकाल लिया, तो उस समंदर को तो कोई असर नहीं ना पड़ रहा, तो वो क्या है, वो जो पानी का कप मैंने निकाला है वो रिसर्च प्रॉब्लम है, और रिसर्च इशू क्या है, समंदर है। ठीक है, तो कहता है इट इज ए प्रॉब्लम इन इट्स सेल्फ। नंबर 3, इट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द मैनेजेरियल एनालिसिस फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और ये डायरेक्टली किसके हाथ में होता है, जो भी मैनेजर उस वक्त बैठा होता है उस रिसर्च इशू को डिस्कस करने के लिए, ये उसके हाथ में होता है। अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम एनालिस्ट नीड्स नॉट एम्प्लॉय ए हाइपोथेसिस, लेकिन एक जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम एनालिस्ट होता है उस वो हाइपोथेसिस पे उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ रिसर्चर ही कर सकता है। नॉट ऑलवेज यूज साइंटिफिक मेथड, ना ही वो साइंटिफिक मेथड यूज करता है। यानी रिसर्च इश्यूज को कंट्रोल करना, टैकल करना सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को ठीक करना रिसर्चर का काम होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इश्यूज जितने भी रिसर्च इशू रिलेटेड है वो मैनेजर करेगा। मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज डिफाइन, इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मैनेजमेंट प्रॉब्लम मोटिवेट्स अ मैनेजमेंट एनालिस्ट, यानी रिसर्च इश्यूज सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एंड तक होती है, जितने भी मैनेजेरियल इश्यूज होते हैं वो रिसर्च इश्यूज तक लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो अडेप्टेड होती है, रीस्टेटेड होती है इनटू रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर एन इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमें सब्जेक्टिव मैटर मिलते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिलते हैं, सब्जेक्टिव इश्यूज मिलते हैं, वो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जनरली आइडेंटिफाइज हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग एंड यूज साइंटिफिक मेथड। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उसको जो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो कौन कर रहा होता है, वो रिसर्चर का काम होता है। रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मैंने पीछे भी आपको मतलब बताया था, स्केप्टिकल होता है जिसमें हमने डिगिंग करनी, खुदाई करनी है, इन डेप्थ जाना है।
हम किसी भी चीज को, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली कन्विंस नहीं कर पाते, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। रिसर्च इंटरेस्ट इज मोर एक्टिव इन ए रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, और रिसर्च इंटरेस्ट ज्यादा एक्टिव हो जाता है रिसर्च प्रॉब्लम में। यानी रिसर्च प्रॉब्लम सारी की सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पार्ट होती हैं रिसर्च इशू का, लेकिन रिसर्च इशू एज सच मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, मैनेजेरियल इश्यूज इसके अंदर देखे जाते हैं। यानी कि जब किसी इमारत की बुनियादें रखते हैं तो वो जो बुनियाद रखना होता है वो रिसर्च इशू होता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपका मैनेजर करता है उनको, ठीक, मैनेजर बुनियादें रखता है। लेकिन उसके ऊपर जब पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, जब उन सारे रिसर्च प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना होता है, तो उन रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए, एंड तक पहुंचाने के लिए किसका काम होता है, वो रिसर्चर का काम होता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? मुझे साथ साथ इनबॉक्स भी कर दें प्लीज, ताकि मुझे पता चले। ओके, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीनिंग क्या है? टेंटेटिव अजम्पशन। टेंटेटिव कहते हैं मतलब साथ साथ क्वेरी के अंदर जो लाइन में है, आ रही है वन बाय वन, ठीक है। अजम्पशंस होती है, मफरूजा होता है, अज्यूम करते हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अनप्रूव्ड थ्योरी, कोई ऐसी थ्योरी जो कि अनप्रूव्ड होती है अभी। एजुकेटेड गेस, ठीक है, या कोई ऐसा गेस। बाइस फॉर डिस्कशन, जो सॉरी बेसिस फॉर डिस्कशन, जिसपे हमने बात करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है। हाइपोथेसिस डेफिनेशन। हाइपोथेसिस एज ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अंडर ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं और ये पॉसिबल फिनोमेना होता है। हाइपोथेसिस नेचर क्या होती है? अल्टरनेटिव आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। मुतबादिल हम जवाब देते हैं, किसी भी रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड हम उसको जवाब देते हैं, कोई भी मफरूजा जब बनाते हैं। रिसर्च डिटर्मिन्स विच ऑफ दीज अल्टरनेटिव आंसर इज करेक्ट। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। मतलब आर्थराइटस विटामिन डी की वजह से भी हो सकता है, आर्थराइटस सूरज की रोशनी प्रॉपर ना लेने से भी हो सकता है, आर्थराइटस पूरी स्लीव वाले कपड़े पहनने से भी हो सकता है, आर्थराइटस डेयरी प्रोडक्ट ना प्रॉपर लेने से भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव आंसर्स, मतबादिल जवाब आ रहे होते हैं अपने इस मफरूजे को सच साबित करने के लिए। The causes of this certain phenomena or relationship between two or more variables under investigation। और हमें पता है कि causes, उसकी वजूहात, उस मफरूजे की वजूहात जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? वो खास किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस करने होते हैं इन दो वेरिएबल्स को ठीक साबित करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस के अंदर आ जाती हैं। ये हमारे पास हाइपोथेसिस की नेचर है। अब हाइपोथेसिस की कुछ जो है वो फंक्शंस हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो अब फंक्शंस क्या हैं? गिव डिफाइन पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेशन एंड गाइड टू द डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास डिफाइन पॉइंट आ जाता है किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, किसी भी किस्म की कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज पे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास खास किस्म की डेफिनेटिव पॉइंट्स होने चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस हमें बात करने के लिए वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो चीजें प्रोवाइड करता है। आप लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लें, 10 मिनट आप लोगों ने ऑनलाइन दोबारा आए ताकि फिर हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 10 मिनट्स आप ब्रेक ले लें, ऑफलाइन नहीं होना किसी ने भी, आप ब्रेक ले लें प्लीज क्लास, ओके। मैं 10 मिनट के बाद दोबारा आती हूँ।
ओके क्लास प्लीज सब लोग आ जाए, इट्स ऑलरेडी 10 मिनट्स, ताकि मैं स्टार्ट करूँ। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम ऑनलाइन है, बाकी सब प्लीज़ आ जाएं, टाइम हो चुका हुआ है। मुझे सब लोग इनबॉक्स करें, मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है, ताकि मैं मेक श्योर करूँ फिर आप लोगों को इनबॉक्स करें सब लोग। इफ्रा नहीं नज़र आ रही मुझे। ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग आ जाएं जल्दी से। हाइपोथेसिस में जो है वो फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो फंक्शन में वो कहता है गिव डिफाइंड पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेशन एंड गाइड्स द डायरेक्शन। ठीक है, पहले भी हमने बात की कि जब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले हमें हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए, मतलब जो भी हमने फर्ज करना है उस इंक्वायरी से रिलेटेड हमें उस क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि हम बात किस पे करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक द सोर्सेस ऑफ डाटा। अब जब हमें किसी टॉपिक का पता होगा, उस टॉपिक पे हमें उस क्वेश्चन का पता होगा, तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड पे बात करेंगे ना, उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कैंसर पे बात करना चाह रहे हैं और जाके हम बात करना शुरू कर देते हैं एनीमिया पे, डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एनीमिक पेशेंट से। सो स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा हमें इस हाइपोथेसिस की वजह से मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। प्रोवाइड द context टू बी बेस्ट टू बी स्टडीड। वही बात आ गई ना कि जिस कॉन्टेक्स्ट पे हमने बात करनी है, जिस पे हमें स्टडी करना है, हमें उस चीज के बारे में क्लियर होता जाता है। इट डिटर्मिन्स द डाटा नीड एंड प्रिवेंट्स ब्लाइंड सर्च। ये नहीं कि हैफेजर्ड हम हवा में रिसर्च कर रहे हैं, खला में रिसर्च कर रहे हैं। टॉपिक हमारा एनीमिया, बात हम अर्थराइटिस पे कर रहे हैं। टॉपिक हमारा जो है वो कैंसर है, डाटा हम जाके एनीमिया के मरीजों से इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, हाइपोथेसिस हमें डायरेक्शंस दे देता है, हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें पेवमेंट प्रोवाइड कर देता है कि हमने डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है, उसका सोर्स क्या है। ये नहीं कि ब्लाइंड रिसर्च करनी शुरू कर देनी है। सजेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च। फिर फर्दर हमें ये भी पता चलता है कि आया वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटी में बात करने वाली रिसर्च है, या क्वालिटेटिव रिसर्च है, या क्वालिटी में बात करने वाली रिसर्च है। ठीक है, सजेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च। फिर हम लोगों को टाइप ऑफ रिसर्च का भी पता चल जाता है कि रिसर्च की टाइप के डिटर्मिन्स द टेक्निक ऑफ एनालिसिस। फिर हमने उसका एनालिसिस कैसे करना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हमें बात कर रही है, हमने उस पर काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, जी स्क्वायर टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है। एनालिसिस भी उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। इट लिंक्स थ्योरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और फिर जो ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई होती है, जो हमने बात की थी डिडक्टिव अप्रोच की, जो एक थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसको बेस बना के हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ऊपर बिल्ड करना होता है, उस थ्योरी की उस सेट की हुई कह लें कि जो भी ग्राउंड रियलिटीज है, उसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकिन किस बेस पे करते हैं? इस हाइपोथेसिस की बेस पे करते हैं। हाइपोथेसिस होगा तो आगे काम चलेगा ना। ओके, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अब। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, हाइपोथेसिस की क्या और खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स में क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। हमें हमें हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए वो ये। ठीक है, स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि फोकस्ड होना चाहिए, एक खास डिजीज जिस पे हम बात कर रहे हैं उसी पे बात करें। ठीक है, उससे अनरिलेटेड चीज़ों को नहीं ऐड कर लेना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सही है। उसके बाद टेस्टेबिलिटी। किसी भी टाइम पे भी हम अपने हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो टेस्ट किया जा सके। ठीक है, यानी कि फर्दर अगर हम उसको चेक करना चाह रहे हो, तो वो टेस्टेबिलिटी, इतनी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स कोई भी आप यूज कर लें स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी जो है वो हमारी उसकी टेक्निक एबिलिटी उसकी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। थ्योरेटिकल रेलिवेंस। थ्योरीज इस किस्म का हाइपोथेसिस होना चाहिए, उसके अंदर इस किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, अगर हम उसको रिलेट करें तो साथ में वो रिलेट की जा सके। ठीक है,
फिर उसने कहा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि बात करते करते ऐसा हाइपोथेसिस बना लिया, ऐसा रिसर्च क्वेश्चन बना लिया कि जिसका तसलसल ही टूट गया। यानी एक बात अगर हम मशरिक में कर रहे हैं तो एकदम से मगरिब में जाना शुरू हो रही है। तसलसल होना चाहिए आपके हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। जब आपने अपना क्वेश्चन बनाना है, अपनी फॉर्मुलेशन करनी है क्वेश्चन की, तो आपने टॉपिक से टॉपिक आगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। ये नहीं कि एकदम से पूरी बात आपने आर्थराइटिस की एक लाइन में कह दी और साथ ही आपने साथ एनीमिया का भी पार्ट अटैच कर दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेकिन रेलिवेंस टू टॉपिक, टॉपिक के रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्किल्स प्रोफेशनल before pursuing MBA and skills possessed after MBA course। यानी आप ये कह सकते हैं, नर्सिंग स्किल्स आप लगा लें कि एक नर्सिंग स्टूडेंट्स की वो स्किल्स नहीं हो सकती जब तक वो क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। और जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, जब वो नर्सिंग कर लेता है, तो तब उसकी जितनी भी नर्सिंग स्किल्स हैं उसका कंपैरिजन तो नहीं है ना उस टाइम की स्टूडेंट के साथ जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, या उस किस्म की कैंडिडेट्स के साथ जो कि स्टूडेंट है। तो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट हो जाती हैं आफ्टर एंड बिफोर। आगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देखें। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में वर्किंग हाइपोथेसिस आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस आ जाता है, रेशनल हाइपोथेसिस आ जाता है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस आ जाता है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस आ जाता है, नल हाइपोथेसिस आ जाता है एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की, मफरूजात की, उन अजम्पशंस की जिन पे हमने रिसर्च करनी होती है, ठीक है। केस स्टडी एक उसने बनाई हुई है। केस स्टडी में ये है कि डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज की क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपनी प्रोडक्ट दिखा दिखा के। तो रिसर्च क्वेश्चन इस पे वो ये कहता है कि वेदर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इज एक्चुअली अ सेफ बेट फॉर द ब्रांड। एक सवाल तो ये बन गया कि सेलिब्रिटी जो इंडोर्स कर रही है, जो भी इश्तिहार दे रही है खास किस्म की प्रोडक्ट का, क्या एक्चुअली ये बेनिफिशियल है उसके लिए या नहीं। एक क्वेश्चन ये आ गया। नंबर 2, वेदर इट इज रियली वर्थ स्पेंडिंग सच अ ह्यूज अमाउंट। क्या इतनी बड़ी रकम खर्च करना उस इश्तिहार के ऊपर बेनिफिशियल है या नहीं है। अमाउंट की, कॉस्ट की बात कर दी, एक ये रिसर्च क्वेश्चन आ गया। तीसरा कहता है वेदर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इंश्योर्स इज बेटर ब्रांड रिकॉल। क्या इस तरह से रिकॉल करने से उस ब्रांड को वो सेलिब्रिटी जो है वो अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकती है, इस तरह से इश्तिहार एक सेलिब्रिटी के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाना। यानी ये डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन है ना, ये उसने एक ब्रांड की बात कर दी है। आप लोग अपनी फील्ड में रहते हुए ये भी कह सकते हो कि मिसाल के तौर पे आपने एक नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है, माउथ केयर प्रोवाइड करनी है। तो माउथ केयर आप एक खास किस्म की जो भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड है आपके नेंडा के, आप उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को दे रहे हो, ANA का अपना है, कैनेडियन नर्सिंग एसोसिएशन का अपना है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का अपना है, विद लिटिल बिट डिफरेंस। तो अगर आप माउथ केयर दे रहे हो तो उन डिफरेंसेस के साथ जो माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, आप उस पर एक रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा इफेक्टिव है। कैनेडियन वाली रिसर्च जो है, कैनेडियन वाली एसोसिएशन में क्या प्लस पॉइंट है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन वाला जो माउथ केयर है उसमें क्या प्लस पॉइंट है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जो कोड सेट किया उसमें क्या जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन बन जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, मिसाल के तौर पे उसने ब्रांड की बात की है कि एक सेलिब्रिटी है वो टीवी पे आती है, आके उस ब्रांड का इश्तिहार देती है, ठीक है। तो अब इस पे हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, मैच बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट और सेलिब्रिटी, प्रोडक्ट जो कि हम बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस ज्यादातर हम लोग नल एंड अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है और नल हाइपोथेसिस होता है जो हमारे सेटअप के अंदर होता है। ये दूसरे जो हाइपोथेसिस है ना, लाइक वर्किंग जो मैंने आपको पहले पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव है, रिलेशनल है, को रिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी है, ये वाले इतने काम नहीं करते। आपका जो सबसे ज्यादा जो आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा रिसर्च आती है और उसके लिए जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। ये आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, कि नल क्या होता है और अल्टरनेटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपदा की अटेंडेंस लगा रही हूँ और सहर की लगा रही हूँ और हबीबा, और मैं किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगा रही क्योंकि सिर्फ 6 बच्चे ऑनलाइन है।
जब तक पूरे बच्चे ऑनलाइन नहीं होंगे, मुझे इंडिविजुअली नेम के साथ मैसेज नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सीरियसली लेक्चर नहीं पढ़ रहे। ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ, एंड दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी? अच्छा जी, सेलिब्रिटी इंडोर्सिंग मैनी ब्रांड्स क्रिएट्स कंफ्यूजिंग इन कस्टमर्स माइंड। ठीक है, इफ्रा अपना नाम जो है ना ऊपर चेंज करो, मुझे ये PBDC ये वाला नहीं, मुझे क्लियर नेम आना चाहिए। ठीक है, और मुझे नेम के बगैर मैं किसी की नहीं मार्क कर रही। Celebrity advertisements create desire to purchase but do not always lead to purchase action among the customers। ठीक है, मतलब डिफरेंट मफरूजात उसने कायम कर ली हैं कि क्या इस तरह से एडवर्टाइजिंग करने से, मार्केटिंग करने से क्या प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके प्रॉस एंड कॉन क्या है, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट हाइपोथेसिस उसने बना लिया है कि इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने से मार्केट में एक प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर पे क्या इन्फ्लुएंस आता है और उस प्रोडक्ट की सेल परचेज में कितना फर्क आता है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है जो कि हमने बना लिया, हमने एक फर्ज किया है। अब इन फर्ज की हुई चीजों को हमने रिसर्च करके प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करके बताना है कि हाँ कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सेलिब्रिटी की भी मार्केटिंग हो जाती है। ये सारी चीजें जो जो भी पॉइंट्स इस केस स्टडी के अंदर डिस्कस हुए हैं, आपने लेक्चर के बाद इस केस स्टडी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो जो जो भी पॉइंट्स हैं आपने इसको फर्दर फ्यूचर में फिर प्रूव करके भी बताना है। ओके, ये एक और केस स्टडी है। ठीक है, इसमें यही बताया है कि despite the fact that today there are millions of job opportunities across a various sectors, industry is witnessing a serious talent crunches, though hiring has been taking place on a regular basis. Low employability of the hired resources is a serious issue. While there are instances where the workforce may be competent in their chosen area of the expertise and falling short only where the soft skills are concerned. There are also cases where the recruits don't even have the basic skills. Question क्या है? The question that is being raised is whether this is due to an outdated education system which is not being refurbished to suit the changing needs of the economy. Is there exist a gap between the skills imparted by the management institute in a postgraduate management students and skills required for different position in industry at entry level? ये केस स्टडी आपको ये बताती है कि आजकल बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, रिफ्रेश करें अपना नेट जिनकी वीडियो स्टक हो रही है, प्लीज रिफ्रेश योर इंटरनेट। ओके, मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, बंदे अवेलेबल है, ठीक है, एम्प्लॉयज अवेलेबल है, लेकिन वो कहता है कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया हुआ है। ठीक है, जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स नहीं यूज करते। ठीक है, हम वो वाली स्किल्स नहीं यूज करते जो कि आजकल के टाइम के मुताबिक डिमांडिंग है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उसने आपको ऊपर एक मेजर इशू बता दिया, रिसर्च इशू बता दिया है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है लेकिन कुछ खास चीजों की वजह से हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट नहीं करते। लेकिन उनको रिक्रूट ना करने की वजह क्या है, उसका जो क्वेश्चन बनाया उसने नीचे बता दिया है। वो कह रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि जहाँ पे भी हम बैचलर डिग्रीज बच्चों को देते हैं तो बैचलर डिग्रीज देते हुए हम उनको बेसिक डिग्री के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ ये स्किल्स नहीं सिखाते कि आपने सॉफ्ट स्किल्स यूज करनी है। ठीक है, आपके कोई एटिकेटेड स्किल्स हैं, कोई सॉफ्ट स्किल्स हैं, कोई मैनेजेरियल स्किल्स हैं, वो नहीं हम सिखाते। जस्ट आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको बेसिक जो उनका कोर्स आउटलाइन है वो पढ़ा के उनको ग्रेजुएट करके जो है वो बस कहते हैं कि जाओ नाउ यू आर ग्रेजुएट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम अब देखें क्या। वन वुड नॉट आर्ग्यू दैट सिलेबस एंड पेडागोगी, पेडागोगी कहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग को, pedagogy seems to teach important skills to be translated to the workplace, but we are teaching the right skills to the students and management students possess adequate employability skills as expected by the various industry sector. Students able to transfer those skills learned in their management course to their workplace. If not, something needs to be done differently in academic program to better prepare students.
Essentially, these questions must be answered so that appropriate changes are made by syllabus and pedagogy in management education, so that students learn and transfer their learning beyond their collegiate experience to the workplace and other context. Okay. अच्छा, अब वो ये कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में उसने ये बताया है, यहाँ पे उसने एमबीए की बात की है। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को अगर आप बिजनेस स्किल्स नहीं सिखाओगे, वो एमबीए करके मार्केट में चले तो जाएंगे, लेकिन अपनी सिलेबस तक महदूद रहेंगे, अपनी एकेडमिक्स तक महदूद रहेंगे। आपने अपनी पेडागोगी को, अपनी आर्ट ऑफ टीचिंग को इस तरह से इम्प्रूव करना है कि जब बच्चे यहाँ से निकल के जाएं तो वो वाकई बिहेव, एक्ट, वॉक, टॉक लाइक अ बिजनेसमैन। और जब पोस्ट बेसिक डिप्लोमा की क्लास यहाँ से निकल के जाए और उन्हें रिसर्च का कोर्स पढ़ा हो, तो वाकई वो एक्ट भी करें, बिहेव भी करें, वॉक भी करें, टॉक भी करें, एंड उनके अंदर उस किस्म की रिसर्च की स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए जो कि एक डिप्लोमा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेशलिटी के स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। अगर हम उनको जस्ट बेसिक नॉलेज सिखा देंगे, उनको कोर्स रिलेटेड नॉलेज सिखा देंगे और ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे ना, तो वो कहता है कि ये हमारी जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयबिलिटी है, या हम लोग ज़्यादातर जो जॉब सीकिंग में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, वो इन तमाम साइड की जो लेकिंग है उसकी वजह से आ रही है। हमारी इंस्टीट्यूशंस को आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो उनको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन उनको सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो कि जॉब सीकिंग के लिए चाहिए होती हैं, एटिकेट्स और दूसरी चीज़ें बेसिक स्किल्स के अलावा जो चाहिए, वो हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा रहा। आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है। सो ये स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको को उसने नोटिफाई किया है। नेक्स्ट आपके पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो कहता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, अब ये वो हाइपोथेसिस बना रहा है उस केस स्टडी का जो पीछे आपने की है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिक्वायर डिस्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स and skills imparted by management institute and skills required by the industry are complementary। कहता है कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, जरूरी बना दिया इन स्किल्स को। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लोर द परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी। यानी हम लोग नर्सिंग में आते हैं, आप लोग सिर्फ कोर्स पढ़ के चले जाते हो, आप लोगों को आईवी लगाना नहीं आता, आपको बेड केयर नहीं देनी आती, आपको बेड सोर को प्रिवेंट नहीं करना आता, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं आती, आपको माउथ केयर नहीं आती, आपको बैक केयर नहीं आती, ठीक है, आपको हैंडलिंग ऑफ पेशेंट नहीं आता, ठीक है, आपको वाइटल साइन की स्किल्स नहीं आती, तो किस काम की आपकी ये बेसिक डिग्री? हमने सिर्फ आपको किताबों में पढ़ा दिया, यूएचएस का एग्जाम ले लिया, नर्सिंग बोर्ड का एग्जाम ले लिया, एंड दैट्स इट? नो। वो कहता है कि इसके साथ आपकी स्किल्स, प्लस इन स्किल्स के अलावा आपके एटिकेट्स, आपका टीचर के साथ बिहेवियर, आपका एचओडी के साथ बिहेवियर, आपका एचआर वालों के साथ बिहेवियर, आपका आपके अपने क्लाइंट के साथ बिहेवियर, आपका आपके अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें, यानी आपकी होली सोली ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, ये भी उसका पार्ट है। तो ये उसने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बनाया है। ओके, मजीद अब हम उसने उसको नैरो कर लिए, टाइटल पे आ गए। टाइटल क्या है जी? मैं सादिया बताती हूँ आपको। टाइटल ऑफ द स्टडी ये है कि एन असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन नेम द प्लेस, ठीक है, यानी जहां पे भी, मिसाल के तौर पे मैं करती हूँ, एन असेसमेंट ऑफ नर्सिंग स्किल्स इन नर्सिंग स्टूडेंट्स इन एसएनसी शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर पाकिस्तान। ये मेरी स्टडी का टाइटल बन जाएगा जब मैं बात करूंगी अपने एसएनसी के पोस्ट बेसिक के बच्चों की। सादिया, इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच, या इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड, दो ऐसे मेथड होते हैं जिसमें आपने अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करनी होती है, ठीक है। अगर आपने चीजों को जर्नल से स्पेसिफिक लेके जाना है ना, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ जर्नल से आपने मूव करना है स्पेसिफिक की तरफ। जर्नल से स्पेसिफिक क्या है? जर्नल से स्पेसिफिक ये है कि सब परिंदों के पर होते हैं, सब परिंदों के पर होते हैं, ठीक है, ये एक जर्नल है ना, जर्नल टर्म है, परिंदे जर्नल है, जर्नली बात कर रही हूँ। अगर सब परिंदों के पर होते हैं तो मेरे पास जो घर में चिड़िया रखी हुई है मेरे केज के अंदर, मेरे पिंजरे के अंदर, तो वो भी परिंदा है। तो अगर सब परिंदों के पर होते हैं तो मेरी चिड़िया के भी पर है,
तो ये कौन सी अप्रोच है? ये है डिडक्टिव अप्रोच। मैंने जर्नली बात की है, मैंने अपनी बात को जर्नली स्टार्ट किया कि सब परिंदों के पर हैं तो मेरे पास घर में जो केज में चिड़िया उसके भी पर है। ये डिडक्टिव मेथड है। ये जो मैंने मफरूजा कायम किया है, ये जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, ये मैंने डिडक्टिवली बनाया है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बात इस तरह से स्टार्ट करूं कि मेरे पास जो घर में चिड़िया है उसके पर है और वो एक परिंदा है, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया ना, मेरी चिड़िया हो गई और वो परिंदा होगी, मेरी हो गई क्योंकि, और जो मेरे पास थी मैंने उसकी बात की, तो बात मैंने अपनी चिड़िया से स्पेसिफिक से शुरू की। मेरे घर में जो चिड़िया है उसके पर है और वो उन परों से उड़ती है, लिहाजा सारे परिंदों के पर होते हैं और बाकी सारी चिड़िया भी परिंदों में आती है, लिहाजा उनके भी पर है। अब मैंने बात कर दी अपनी चिड़िया से टुवर्ड्स सारे परिंदों की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंडक्टिव अप्रोच। गेटिंग माय पॉइंट सादिया? स्पेसिफिक टू जर्नल इंडक्टिव मेथड आता है, इंडक्टिव अप्रोच होती है, लेकिन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव अप्रोच होती है। मुझे इनबॉक्स करके बताएं हैव यू क्लियर और नॉट। ओके, आगे चलते हैं। रिसर्च प्रोटोकॉल मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आप एसएनसी में आए, आप एसएनसी में आने के बाद एक पूरा प्रोटोकॉल था, मेरिट बनाया आप लोगों ने फीस दी, आप लोगों ने इंटरव्यू किया, आप लोगों को क्लासेस का टाइम दिया गया, पूरा एक प्रोटोकॉल है ना, एक डेकोरम है, उसके मुताबिक आप आए हो। ऐसे ही तो नहीं ना आके विंडो खड़काई और जाके कहा जी हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ये ले हमारे डॉक्यूमेंट्स और आके क्लास में बैठ के, नहीं, प्रोटोकॉल, एक पूरा डेकोरम। इसी तरह से जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो तो इसका एक बकायदा प्रोटोकॉल होता है, उसका बकायदा एक डेकोरम होता है, उसके बकायदा स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है। विदाउट यही नहीं कि बस जाके आपने 3-4 मरीज पकड़े और ऐसे ही बस कह दिया जी मैं रिसर्च करने लगी हूँ, मैं रिसर्च करने लगा हूँ। व्हाट इज दिस? देयर इज सम डेकोरम। किसी के घर भी आप जाते हो तो किस तरह से जाते हो? बकायदा डेकोरम से जाते हो, एक प्रोसेस से जाते हो, एक प्रोटोकॉल से जाते हो, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? इंट्रोडक्शन है। सेकंड स्टेप आपका क्या है? मैनेजमेंट या सोशल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है? स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। बहुत बात की है हमने स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले रिसर्च इशू होता है, फिर रिसर्च प्रॉब्लम होती है और फिर हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। फिर आपका हाइपोथेसिस आ गया, हाइपोथेसिस के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है। आपने अपनी आंखों से, नाक से, कानों से महसूस करके जो भी देखा अपनी 5 सेंसेस से, वो ऑब्जर्वेशन में आ गई। फिर स्कोप ऑफ द स्टडी, ठीक है यार, स्कोप ऑफ द स्टडी आपने जियोग्राफिकली भी देखना है, कॉन्सेप्चुअली भी देखना है, एनालिटिकल भी देखना है, हिस्टोरिकल भी देखना है, बायोलॉजिकल भी देखना है, यानी ये सारी वो समरी है जो, ये इसकी समरी है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी कहाँ इंपॉर्टेंट है? हम अभी एमबीए की बात कर रहे थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग की बात करें, हॉस्पिटल केयर इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री भी डिफरेंट होती है ना। कोल इंडस्ट्री है अगर, गोल्ड इंडस्ट्री है अगर, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो हमारी इंडस्ट्री भाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं होती, एक्सक्यूज मी, इंडस्ट्री सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं होती, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वर्ड जहाँ इंडस्ट्री हो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि तो इंडस्ट्री सीमेंट की इंडस्ट्री है या कंक्रीट की इंडस्ट्री है, ओके। रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी में वही आ जाता है आपकी डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्सेज, आपकी इंटरप्रिटेशन, इंस्ट्रूमेंट, डेटा एनालिसिस, ठीक है, वो सारे स्टेप आ जाते हैं जो आगे पढ़ने हैं। अभी अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? हम एक स्टेप पढ़ रहे हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन डिटेल में। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाती है। बिब्लियोग्राफी यानी कि जिसमें आप सारी की सारी एट दी एंड जो है वो रिसर्च पे अपनी डिटेल्स लगाते हैं कि हमने ये काम किए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। टाइटल ऑफ द स्टडी एट द एंड हम लोग लगाते हैं, हाइपोथेसिस जब बना लेते हैं तो फिर हम टाइटल देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों का टाइटल क्या है? आप लोग का टाइटल, आप लोग आ गए हो एसएनसी में, तो एसएनसी में आने के बाद आपके कार्ड्स बने हैं, स्टूडेंट्स कार्ड्स बने हैं, तो उस पर एक खास टाइटल है ना कि स्टूडेंट ऑफ पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज आईसीयू सीसीयू, ये आपका पूरा एक टॉपिक है, सॉरी टाइटल है, आपका नाम है, ठीक है। नाम आपका सारा का सारा, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एसएनसी में इनरोल्ड हुए हो, वो आपका टाइटल है। इसी तरह से मुझे तो नहीं पता ना, मतलब आप आए हो, मैंने आपका कार्ड देखा है तो मुझे पता चला है, आपकी पहचान का पता चला है।
इसी तरह से जब हमने किसी को अपना काम दिखाना होता है, उस अपना लोहा मनवाना होता है, तो उसको टाइटल देते हैं, अपनी उस स्टडी को टाइटल देते हैं, उसको नाम देते हैं। नाम के बगैर कुछ नहीं है, चाहे वो इंसान है चाहे वो काम है, ठीक है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम से पता चलेगा ना हम एक्चुअली बात किस पे करना चाह रहे हैं। एनीमिया पे करना चाह रहे हैं, एनीमिया रिलेटेड टाइटल होगा। आर्थराइटिस पे करना चाह रहे हैं, आर्थराइटिस रिलेटेड टॉपिक होगा। तो इट हैज ए कॉन्टेक्स्ट, वही बातें आ गई ना, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हैं, उसमें वर्ड पाकिस्तान का यूज करना है। लाहौर की बात करना चाह रहे हैं, लाहौर यूज करना है। फैसलाबाद की बात करना चाह रहे हैं, फैसलाबाद यूज करना है। मुल्तान की बात करना चाह रहे हैं, मुल्तान सिटी यूज करना है। एक्सक्यूज मी, लेकिन सारा इतना लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। टाइटल आपने देखा ना, डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं तो टाइटल इतना लंबा नहीं होता, टाइटल शॉर्ट होता है लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल इन पेनिसिटी, ठीक है। खास किस्म की उसने बात कर दी है कि कंज्यूमर जो है वो, एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस करना, किसी एक फर्दर सब्जेक्ट का या स्टडी का दूसरे से एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना एक गिवन चीज के साथ। एक्सक्यूज मी, जो आपके पास चीज पड़ी हुई है, जिस चीज पे आप बात करना चाह रहे हो, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप उसका एनालिसिस करते हो किसी दूसरे के साथ, ठीक है, कंपेयर करते हो, मीन निकालते हो उसका, ठीक है, लिंकेज, एसोसिएशन, कॉजेशन डेवलप करते हो, तो ये आ जाता है आपका एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। पहले पीछे भी बात इस पे हुई है, ठीक है। एन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन प्योन, ठीक है, ये बार बार उसने एग्जाम्पल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की बात की, आप यहाँ पे नर्सिंग कर ले। इसके अलावा अ साइकोग्राफिक स्टडी ऑफ ए सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स फॉर लाइफस्टाइल गुड्स इन अर्बन मार्शतरा, ठीक है, ये उसने एक इंडियन आपकी डिस्ट्रिक्ट है मार्शतरा, उसमें उसने बात की है कि वहां पे गुड्स और लाइफस्टाइल की आपस में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एसोसिएशन है, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने रिसर्च में अंडर कंसिडरेशन रखनी होती हैं, वो क्या क्या है। वी नेवर टॉक ऑफ टॉपिक बट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, हम टॉपिक पे बात नहीं करते, टॉपिक नो डाउट हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, कंसाइज होता है, लेकिन हम रिसर्च क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जिसको हमने प्रूव करना है, जिसके लिए हमने हाइपोथेसिस बनाया है, ठीक है। वी टेस्ट हाइपोथेसिस, डू नॉट प्रूव इट, ठीक है, हमने टेस्ट करना होता है अपने हाइपोथेसिस को, उसको प्रूव नहीं करना होता, ठीक है। टेस्ट करके बताना होता है कि आया हमने जो एक स्टेटमेंट सेट की है, टेस्ट करने के बाद वो ठीक साबित हुई है या नहीं साबित हुई है। एवरी रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए डिफाइंड एंड, ठीक है, रिसर्च शुरू कर दी यार, उसका कुछ एंड पॉइंट भी तो निकालो ना, उसको आपने ऐसे तो अधूरा तो नहीं ना छोड़ देना, आखिर कुछ तो आपने उससे पॉइंट निकालना है पिछली की हुई रिसर्च से। ये नहीं कि या तो आप प्रीवियस रिसर्च का ही कोई पॉइंट डिस्कस करना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि नई रिसर्च जो आपने किया, आपने उसका भी कोई एंड अप पॉइंट रखना है कि आपने उससे क्या एनालाइज किया, क्या निकाला आपने उससे। Conduct research to find answer to the question and not reinforce opinions or idea you already have. आपने ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे आपने पॉइंट रेज करने हैं जो कि पहले वाली रिसर्च में ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी नई रिसर्च जब होती है और आप उसको कोरिलेट करते हो पिछले रिसर्च के साथ, तो पिछला रिसर्चर कुछ गैप्स छोड़ जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ जाता है जो कि वो ये बताता है कि आगे आने वाला रिसर्चर जब मुझसे आगे आए और इस टॉपिक पे काम करे तो वो इन गैप्स पे काम करे। तो आपने ये देखना है कि जो आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, उस रिसर्च को कंडक्ट कराने के बाद जो आपने जिस टॉपिक पे बात की टॉपिक लिया और उसके जिस एस्पेक्ट पे बात की है, उसमें नया क्या है, उसमें क्या आपने आंसर दिया। आगे मॉडल बिल्डिंग शुड बी इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। मॉडल मैंने यही बताया था कि जब आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, उसकी जो बुनियादें होती हैं, जो उसका फंडामेंटल होता है, वो मजबूत होना चाहिए, जो कि उस पूरी इंटेग्रल पार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। आपने अपने ही क्वेश्चन के अंदर से थेरीज और मॉडल को निकालना होता है और उन मॉडल्स को बताना होता है, ठीक है। यानी आपने जो एग्जिस्टिंग थेरीज हैं, एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, उन एग्जिस्टिंग थेरी और एग्जिस्टिंग मॉडल्स को अपनी किए गए काम के ऊपर भी
इम्प्लीकेट करना होता है, इम्प्लिसिट करना होता है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस कैसे है कि जहां तक आपने बात की, जिस एस्पेक्ट पे आपने बात की, आपने वहां पे बात एंड नहीं करनी, बल्कि जब जिस तरह आपने प्रीवियस लिटरेचर में पढ़ा कि इस रिसर्च के अंदर ये गैप्स हैं, आपने भी जाने से पहले बता देना है कि इसमें ये गैप्स हैं, और उन गैप्स को आपने हाईलाइट कर देना और आइडेंटिफाई कर देना। ठीक है, अब आप लोग इसको मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें कि इसको, इसमें आपकी कौन कौन सी क्वेरी है आपके पास जो है। वो 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपनी अपनी क्वेरी बताएं, 1 बाय 1 प्लीज। मुझे अपनी अपनी क्वेरी बताएं, वरना फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, वरना फिर मैं आप लोगों से सवाल करूंगी, लिहाजा आप मुझे अपनी अपनी क्वेरी बताएं। और इसके लिए आपने मुझे ऐसे करना है कि आपने मुझे 3-3 आर्टिकल्स जो हैं वो सेंड करने हैं। 3-3 आर्टिकल्स आपने पहले खुद से रीड करने हैं, कोई से भी रिसर्च आर्टिकल्स आपकी अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के। और उसके बाद आपने उन 3 आर्टिकल्स में से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है कैसी हुई हुई है, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपने हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो है वो बतानी है कि उन 3 आर्टिकल्स में किस तरह से हुई है, और आप लोगों ने इंडिविजुअली मुझे मेल करना है। ठीक है, मैं इसको असाइनमेंट को नीचे आपको बता भी देती हूँ। ओके, मैंने असाइनमेंट आप लोगों को जो है वो सेंड भी कर दिया है, सब लोग देख लें। थेरी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, थेरी हम इसी तरह से बनाते हैं ना, जब हम लोगों ने हाइपोथेसिस एक अपना सेट कर लिया है, उस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद डिफरेंट तरह की हमें कंफर्मेशंस मिल गई हैं। ठीक है, कंफर्मेशंस मिलने के बाद हमने जब हमें प्रूव हो गया है, हमारे पास इतना एविडेंस आ गया है कि हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा एक सेट हाइपोथेसिस था, उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन बनाने के बाद हमारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो ठीक आई है, और ऑब्जर्वेशंस को फिर हमने आगे फर्दर टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद वो जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट लोगों ने भी उसको टेस्ट किया, और वो टेस्ट जो है वो आपका ठीक आ गया, वैलिड आ गया, तो वो चीज थ्योरी बन जाती है। और जब थ्योरी एक से ज्यादा लोग टेस्ट करते हैं और वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, तो वो आपका प्रिंसिपल लॉ बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से थ्योरी बनती है, यानी कि थ्योरी हमेशा जो होती है वो स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। इसमें आपने आर्टिकल कोई भी हो सकता है, आर्टिकल आप अपनी मर्जी का ले लें, विटामिन डी पे बात कर लें, आप एनीमिया पे बात कर लें, आप थैलेसीमिया पे बात कर लें, ठीक है, आप कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम ले लें, कोई कार्डिक डिजीज ले लें, किसी भी किस्म का ले लें। ठीक है, कोई से 3 आर्टिकल होने चाहिए। 3 आर्टिकल पे आपने ये देखना है कि उसने हाइपोथेसिस कैसे जनरेट किया है। हाइपोथेसिस उसने, यानी कि उसने जो रिसर्च क्वेश्चन अपना बनाया, उसने जो मफरूजा सेट किया, वो कैसे किया और क्या किया। ठीक है, वो अब जारी बात है वेरी टू वेरी, जैसे कि हमने पहले स्टेप के अंदर ही पढ़ा था कि इसमें हमारा जो है ना वो इंटरेस्ट सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है।
अब मिसाल के तौर पे हबीबा जो है वो कार्डिक इशू पे बात करना चाह रही हैं, आबिदा जो है वो किसी और इशू पे बात करना चाह रही है, ब्लड प्रेशर पे बात करना चाह रही है, एनीमिया पे बात करना चाह रही है। ठीक है, तो आपने अपना इंटरेस्ट का टॉपिक देखना है कि क्या है, आप उसके जिस पे आपको ईजी लगता है आप वो कोई से 3 आर्टिकल जो है उसको सर्च करें, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद मुझे सेंड करें, और सेंड करने के बाद आपने उसमें से जो चीज़ें पिक करनी है, आपने वर्ड की एक फाइल खोलनी है, ऊपर आपने हेडिंग देनी है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और फिर आपने मुझे इस लेक्चर के स्टेप्स को फॉलो करते हुए बताना है कि उन्होंने वो हाइपोथेसिस कैसे बनाया है। ये आपकी ग्रेडेड होगी। असाइनमेंट, जी बिल्कुल सादिया, आप क्या कहना चाह रही हैं, असाइनमेंट में क्या कहना चाह रही हैं, मुझे इनबॉक्स करके बताएं। एक ही टॉपिक पे बेटा आप ना वो देख लें, एक ही टॉपिक कर लें, लेकिन वो इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। इंटरमिंगलिंग मतलब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट करेंगी अगर तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि एस्पेक्ट तो डिफरेंट होगा, डिजीज भले एक ही हो, विटामिन डी के डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें ये होगा कि अगर आप कार्डिक का भी निकाल लेंगी लैदा से और उसका विटामिन डी का भी निकाल लेंगी, ठीक है, आर्थराइटिस वगैरह, तो ये कि थोड़ा वो बन जाएगा। वर्ड पे बना लें बिल्कुल आप, मतलब आपने जो अपना वो करना है ना, हाइपोथेसिस जनरेशन जो करनी है कि उसने हाइपोथेसिस कैसे बनाया है, वो आपने मुझे रिपोर्ट वर्ड के ऊपर बतानी है कैसे किया। सॉफ्ट में हाँ जी बिल्कुल, सॉफ्ट में आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। लेकिन जब सेंड करें मुझे आपने मेरे नंबर पे भी मैसेज करना है, ग्रुप जो हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप का, कि आपने जो है उसका लिंक मुझे सेंड करना है, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सारों ने एक्टिवली बताना है कि हम लोगों ने अपना अपना जो है वो लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, वो मुझे फिर आप मेल करेंगे, मैं मेल में देख भी लूंगी। लेकिन ये है कि आपने जैसे रिपोर्ट राइटिंग होती है ना रिसर्च के अंदर, आप अपनी पूरी, जब आप रिसर्च करते हो तो पूरी एक रिपोर्ट लिखते हो या इवन जब आप नर्सिंग स्टेशन पे भी काम कर रहे होते, पूरे दिन के काम की आप एक रिपोर्ट लिखते हो, उनको हैंड ओवर करते हो, उनके नॉलेज में देते हो। ठीक है, क्यों आप लोग सॉफ्ट में क्यों नहीं बना सकते, क्या इशू है आपका आसमा, क्यों नहीं आप बना सकते, आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। सबमिशन आप नेक्स्ट लेक्चर, रिसर्च का जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपने मुझे उसमें सबमिशन करानी है, मैं आपको नॉमिनेट भी कर देती हूँ। ठीक है, असाइनमेंट जो है वो आपकी सबमिशन जो होगी नेक्स्ट रिसर्च की क्लास में होगी, और आपने इस हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का जो लेक्चर है आपने इसको 5 टाइम पढ़ना है। कितनी दफा? 5 दफा पढ़ना है आपने इसको। एवरी इंडिविजुअल विल रीड दिस लेक्चर 5 टाइम। अगर आप 5 टाइम नहीं पढ़ोगे तो मैं साथ ही नेक्स्ट इसके आपको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, तो आप अभी किस तरह से लेक्चर ले रहे हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है? वो ये तो कोई नहीं है ना, ये बिल्कुल आपका गलत मेथड है। प्लीज आप लोग अपने लैपटॉप मेक श्योर करें, इस तरह से काम नहीं बनेगा। आप सबको पता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बेटा, तो लैपटॉप तो बहुत जरूरी है ना। इस तरह से तो बिल्कुल आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी और आपका हर्ज भी होगा। लैपटॉप को मेक श्योर करें, लैपटॉप को मेक श्योर करें एट एनी कॉस्ट, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इसके अलावा मुझे रोनाल्ड नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं है ऑनलाइन। इसके अलावा जूलियस है, वो भी नहीं मुझे नज़र आया, और सिर्फ इन लोगों की मैं एब्सेंट मार्क करने लगी हूँ। नहीं बेटा, थीसिस नहीं आप लोगों ने बनाना, आप लोगों का तो बड़ा 1 क्रेडिट आर का ये सब्जेक्ट है, तो थीसिस नहीं है इसमें, थीसिस बिल्कुल भी नहीं है आपका। मैं आप इसको थीसिस नहीं है, हाँ जी आपका बिल्कुल भी।